हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु पुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। तो आज की इस वीडियो में अपन 15 दिन की जो अपनी इनऑर्गेनिक की सीरीज थी उसमें से अपना जो आज का थर्ड लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग को आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन पीरियोडिक टेबल के जो 2-3 क्वेश्चन अपने लास्ट लेक्चर में छूटे हुए थे, टाइम ज्यादा हो गया था, तो उसको अपन पहले कंप्लीट कर उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देन अपन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक आपको इंपॉर्टेंट न्यूज ये देनी है कि एस ब्लॉक और हाइड्रोजन दो चैप्टर जो थे, जो इस साल अपने नीट के सिलेबस से हट गए, बट मैंने जो अपना शेड्यूल बताया था उसमें इन दोनों चैप्टर को डिस्कस करेंगे ये बताया था आपको। उस हिसाब से मैंने आपको 15 दिन बोले थे, बट कई सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि ये हट गए, फिर भी आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्या इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते। फिर मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि आपके माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। उस कारण से फिर मैंने सोचा कि इन दोनों चैप्टर को अपन नहीं डिस्क्राइब करेंगे और नहीं लेंगे इस सीरीज में। अपन 15 दिन में ही पूरी करेंगे, पर एक एक लेक्चर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का और केमिकल बॉन्डिंग का जोड़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनसे सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आने की। तो इन दोनों में अपन थोड़ा थोड़ा टाइम जोड़ लेंगे, एक एक लेक्चर और ऐड कर देंगे। ऐसे कंसेप्ट जो मतलब एनसीईआरटी से थोड़े से एडवांस लेवल के बट नीट में पूछे जा सकते हैं, ऐसे तरीके जिससे आप फास्ट, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, एमओटी की बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऐसी चीजों को अपन इन लेक्चर्स में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और अपन हाइड्रोजन वगैरह और एस ब्लॉक वगैरह को डिस्कस नहीं करेंगे, और मेट्रोलॉजी मैंने पहले ही रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो अपन इनको डिस्कस करेंगे। साथ ही आप सबसे मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 15 दिन के अंदर अपन पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, बट पहले मैंने लेक्चर डाला, उसके बाद मेरे हेल्थ इशू के कारण मैं मतलब फिर से 3-4 दिन लेक्चर नहीं डाल पाया। सेकंड लेक्चर डालने के बाद कई लोगों ने ये बताया कि सेकंड लेक्चर में बहुत वॉइस इशू आया फर्स्ट वाले 10-15 मिनट में, तो उसको मैं 2-4 दिन से ठीक कर रहा था, जिस कारण मैं सेकंड के बाद थर्ड लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। अब क्या है, नया नया यूट्यूब चैनल है, नया नया तरीका है, सीख रहे हैं, पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ। नॉलेज भले कितना भी हो, बट ऑनलाइन नॉलेज डिलीवर करने में कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यू या फिर टेक्निकल नॉलेज भी मैटर करता है। तो इसमें क्या हो रहा था कि मतलब लिमिटेड सोर्स में, लिमिटेड चीजों में अपन बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे थे जिस कारण मतलब वॉइस इतनी क्लियर नहीं आ पा रही थी। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में बहुत अच्छी आ पाए, या फिर मतलब मैंने इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है कहीं ना कहीं। तो उम्मीद है कि वो इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा भी सही। कोई नहीं तो आवाज मतलब कट कट के इतनी आएगी, आपके पास एक क्लियर वॉइस तो आएगी ही सही। एंड उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में और भी इनको इंप्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपसे एक बार माफी मांगना चाहूंगा मैं दोबारा। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें अपन पहले सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के जो क्वेश्चन छूटे हुए उनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में। आप एक दिन 1 घंटा आपके दोस्त को पढ़ाकर देखना, आपका गला सूखेगा, आपका मतलब बोल बोल के मतलब सर दुखने लग जाएगा, पर फिर भी मतलब आपके लिए कि आपको इन चीजों से कुछ फायदा हो, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ना आपसे इसकी कोई फीस ले रहा हूँ, किसी चीज की कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, और ना ही यूट्यूब मेरे को कोई पैसे दे रहा है। मैं बिल्कुल फ्री में आपके पास ये सारी चीजें डिलीवर कर रहा हूँ। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आप इसका प्यार बताएं कमेंट बॉक्स में और लाइक करके, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 29 है अपना, 28 तक अपन ने कर लिए थे डिस्कस। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाला। स्टेटमेंट 1 ये कहता है qualitative measure of the ability of an atom is a clinical compound to attract a shared electron to itself is called electronegativity। क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सही डेफिनेशन है या नहीं, अपन देखेंगे एनसीईआरटी में इसको देखकर। अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आगे का चैप्टर डिस्कस करना बाकी है, तो उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। फ्लोरीन है लोवेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों चीजों को अपन एक बार डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं एक बार एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर। ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये रहा। ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और उसके बाद क्या, अनलाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपन मेजर नहीं कर सकते, जैसे अपन उनको किलो जूल पर मोल में इस तरह से अपन मेजर कर रहे थे, किसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी को, उस तरह से अपन इनको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हाउएवर ए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, पोलिंग स्केल, मोलिकुलर स्केल, उसके बाद और भी कई साइंटिस्ट ने अपने अपने स्केल या फिर अपने अपने मेजरमेंट करने का तरीका बताया था, ठीक है। तो वो भी अपने सिलेबस से बाहर है, बस नाम वगैरह दे रखे हैं, तो उसको आप ध्यान रख लेना। द वन विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इज अ पोलिंग स्केल। मतलब सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किससे देखा जा सकता है, पोलिंग स्केल से। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है।
उसके बाद पॉलिंग एन अमेरिकन साइंटिस्ट इन 1922 असाइन्ड एबिलिटी ए वैल्यू ऑफ ए 4 ऑफ फ्लोरीन द एलिमेंट कंसिडर्ड द हैव अ ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब फ्लोरीन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की हाईएस्ट एबिलिटी है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में ज्यादा है। और कितनी है पूछा तो नहीं जाएंगे ऐसे डाटा, बट याद रखना 4। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए फ्यू एलिमेंट गिवन इन टेबल 3.8, जिसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर वापस। चलो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये क्वालिटेटिव मेजर है या नहीं है या क्वांटिटेटिव है, इस चीज को अपनों को क्लियर करना जरूरी है। तो एक बार अपन देखते हैं एनसीईआरटी में क्वालिटेटिव लिखा हुआ है या क्वांटिटेटिव। यहाँ पर कई बार लोग फंसते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्वालिटेटिव मेजर। अब क्वालिटेटिव मेजर और क्वांटिटेटिव मेजर है क्या, मैंने इसलिए ये चीजें भी आपको यहाँ पर ली ताकि मैं आपको एक बार समझा दूं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिनको अपन किलो जूल या फिर एनर्जी की फॉर्म में मेजर कर सकते थे, इस कारण वो कैसे थे, क्वांटिटेटिव थे। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपन मेजर नहीं कर सकते, ये तो खाली एक एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, इस कारण ये क्वालिटेटिव है और वो क्वांटिटेटिव थे। ठीक है, दूसरी चीज फ्लोरीन है वो लोवेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं, हाईएस्ट एबिलिटी होती है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसकी ओर चलते हैं अपन। देखो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आया, करेक्ट के ऊपर हम लगा लेते हैं गोला। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज कांस्टेंट। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कांस्टेंट होती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट टू लेफ्ट की ओर जाने पर इंक्रीज होती है पीरियड में। थर्ड है द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीज द एटॉमिक रेडियाई इन ए पीरियड। मतलब अट्रैक्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन बढ़ता है उससे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है पीरियड में। और चौथा है डी। तो देखते हैं अपन कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से गलत है, एक बार अपन एनसीईआरटी में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आगे। ठीक है, ये देखो ये रहा, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। अब कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट का क्या, कांस्टेंट मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है तो 4 ही रहेगी। अब फ्लोरीन का एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि फ्लोरीन लेंगे तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज करने का किसी के पास दम नहीं है। ठीक है, दूसरे की बताता मैं जैसे आपको, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना वो इस पे भी डिपेंड करती है कि जो एलिमेंट है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, उस पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि उसकी ज्यादा है उसकी कम है, इन चीजों पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। और ये बहुत डीप हो जाएगा इसलिए इसको अपन अभी नहीं देखेंगे, बट इतना ध्यान रखने कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, इज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट बाउंड, मतलब वो जिससे बाउंड है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। थॉट इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इट डज प्रोवाइड ए मीन ऑफ प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ फोर्स दैट होल्ड ए पेयर ऑफ एटम टुगेदर, ए रिलेशनशिप दैट यू विल बी एक्सप्लोर लेटर। ठीक है, ये मतलब उनको इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखती है, वो चीज बताती है, बस कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, से फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप से फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टाइन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हाउ कैन दिस ट्रेंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, कैन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस which tend to decrease across each period from left to right but increase down the group. The attraction between the outer valence electron and the nucleus increase the atomic radius decrease in a period. The electronegativity also increase. देखो अब क्या है, इसको अपन एक बार क्वेश्चन के पास चलते हैं और समझा दो। ये तो पढ़ना था जो अपन ने पढ़ लिया, अपन को बस कंसेप्ट एक बार समझ लेना है। पहला स्टेटमेंट जो था वो अपना गलत है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पीरियड में सर इंक्रीज तो होती है बट लेफ्ट टू राइट होती है, राइट टू लेफ्ट नहीं, मतलब ये भी गलत है अपना। तीसरा अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन ए पीरियड। मतलब जैसे ही अट्रैक्शन इंक्रीज होगा किसका, आउटर सेल और न्यूक्लियस का, वैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी तो बिल्कुल से इनका अट्रैक्शन बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा साइज में, तो जो होगा डिक्रीज होगी इनकी एटॉमिक रेडियस। ये सही है, तो ऑल तो नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 है द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट इज द मोस्ट बेसिक। मतलब जो ऑक्साइड होते हैं वो लेफ्ट की ओर जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। द एलिमेंट ऑन टू एक्सट्रीम ऑफ द पीरियड डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। अब देखो
एनसीईआरटी में बहुत सारी कथा दे रखी है इसमें, बट मैं आपको एक बार आसानी से चीज समझा देता हूँ। ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ता है तो ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट के साथ, अब बेसिक कहाँ होते हैं और एसिडिक कहाँ होते हैं? तो जहां पर बेसिक एलिमेंट कहाँ होते हैं? बेसिक एलिमेंट होता है कहाँ पर? लेफ्ट साइड में, मतलब फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के जो एक्सट्रीम होंगे एलिमेंट वो कैसे होंगे? बेसिक ऑक्साइड होंगे, ठीक है। एलिमेंट ऑन द टू एक्सट्रीम ऑफ द पीरियड डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। देखो, एलिमेंट ऑन टू एक्सट्रीम ऑफ ए पीरियड डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। समझना इस स्टेटमेंट को। आवर्त के दो चरम पर तत्व ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड नहीं बनाते। क्या ऐसा सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, जिसको अपन एनसीईआरटी में जाकर एक बार देखते हैं। चलो, ये रहा, एलिमेंट ऑन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द पीरियड इजीली combine with oxygen to form oxide. The normal oxide formed by the element on extreme left is most basic, whereas that formed by the element on extreme right is the most acidic. अब देखो, इसमें ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक्सट्रीम पर तो 18 ग्रुप रहता है। अब 18 ग्रुप जो होता है वो तो किसी के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड नहीं बनाएगा। इस कारण मान सकते हैं, कोई ये मान सकता है कि ऑक्साइड जो रहता है वो एक्सट्रीम पर जो पाए जाते हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बट आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सट्रीम पर लेफ्ट में तो फर्स्ट ग्रुप को बताया गया है और राइट में 17 ग्रुप को बताया गया है, और ये दोनों ही क्या होते हैं? ऑक्सीजन के साथ अच्छे से रिएक्ट कर ऑक्साइड बनाते हैं, और फर्स्ट वाला बेसिक एंड 17 वाला एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। मैं एनसीईआरटी में आपको इसीलिए दिखाने के लिए लाया ताकि आपको मतलब एक बार ये चीज, ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। क्या 18 वाले नहीं बनाएंगे? फिर इसके हिसाब से तो ये स्टेटमेंट सही है, बट आपके एनसीईआरटी में 18 की बात ही नहीं की, इन्होंने 17 की बात की है एक्सट्रीम पर, और उधर फर्स्ट की, वो तो बिल्कुल क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? एलिमेंट ऑन द टू एक्सट्रीम ऑफ ए पीरियड नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, ये गलत है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, ठीक है। कि अपना जो पीरियोडिक टेबल था वो यहाँ पर खत्म होता है। अब अपन चलेंगे केमिकल बॉन्डिंग के, और पीछे के जो एक पेज है पीरियोडिक टेबल का, उसमें जो चीजें वो लगभग पहले कवर हो चुकी है, इसलिए बार बार मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार उन चीजों को पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बट कोई काम की नहीं है, मैंने खुद ने पढ़कर देख लिया है, ठीक है। जो काम की चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। वो ऑक्साइड एक काम का टॉपिक था जिसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो अब अपन केमिकल बॉन्डिंग की ओर चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब अपन शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहली चीज आप एक क्लियर कर ले, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में याद करने जैसी चीजें बहुत कम है। इसमें अपन को कॉन्सेप्ट बढ़ाने हैं, और अपन को एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है कि सिमेट्री फाइंड करने के, एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के, उसके बाद बहुत सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन पता करने की जो तरीके हैं, उन तरीकों को अपने को जान लेना है। क्योंकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं आया तो ये तो पक्का ही पक्का इन सारे टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी सिमेट्री क्या है। तो इन सारी चीजों को भी अपन को सीखना है। तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको अपन 4 दिन के आसपास का समय देंगे और इन चीजों को डिटेल में सीखेंगे। साथ ही अपन एनसीईआरटी को कवर करेंगे, बट एनसीईआरटी की वो चीजें जो काम की नहीं है, बिल्कुल सेलेक्टिव चीजें एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग में जो असर्शन रीजन है और स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है, तो उनको अपन डिस्कस कर लेंगे। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की इस वीडियो के बाद कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद ने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है। जो काम की चीजें वो सारी आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएंगी, और उनको एनसीईआरटी में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ मिल जाऊंगा। बट जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीके हैं, इतने इजी तरीके जिससे आप चुटकी में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, चुटकी में आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, चुटकी में आप सिमेट्री निकालेंगे, वो तरीकों को आपको सीखना है ताकि आपके किसी भी प्रकार का केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन गलत ना हो। तो बस इस वीडियो में इन जो आने वाले 4 लेक्चर है, उन 4 लेक्चरों को बड़े ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, बिना किसी ब्रेक कर आप देखते रहना। अगर मैं पढ़ा सकता हूँ 1 घंटा रेगुलर, तो आप 1 घंटा रेगुलर देख तो सकते ही है। तो देखना, इन चीजों को नोट करना, इन तरीकों को नोट करना है, कॉपी में देख कर छोड़ना मत। आप इन चीजों को सीरियस लेना, बिल्कुल सोए पड़े पड़े देख कर मत रहना। ये चीजें आपकी बहुत काम लगेंगी। आप वास्तव में आश्चर्य करेंगे कि कैसे ये आंसर आ रहे हैं। ऐसे तरीके मैं जानता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसी कारण मैंने फुल स्कोर किया है। वो तरीके मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा इन वीडियो के माध्यम से। पीरियोडिक टेबल एक बेसिक चीज थी जो मैंने आपको समझा दी। अब उसका जो इम्प्लीमेंट है वो अपन बॉन्डिंग में देखेंगे। नई चीजें सीखेंगे अपन बॉन्डिंग में, ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। और जिसको बॉन्डिंग समझ में आ गया, यकीन मानिए पीरियोडिक टेबल चुटकी में होगा, डी ब्लॉक चुटकी में होगा। फिर आपको केवल नई जो चीज समझनी पड़ेगी वो होगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो चलो शुरू करते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट 1 और 2 वाला क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल कंडीशन एलिमेंट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एटम इन ए नेचर।
तो ये कहना चाहता है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर एलिमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड है द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूट्स एटम आयन टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। देखते हैं अब कितने स्टेटमेंट सही है एंड गलत है। चलते केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी पे फर्स्ट में स्टार्ट होती है वहां से। देखो, मैटर इज मेड अप of one or different type of element. Under normal condition, no other element exists as an independent atom in nature except noble gases. आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि नोबल गैस को छोड़कर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इंडिपेंडेंट रह पाए। वो एलिमेंट एक्स जैसे ही है, वो किसी के न किसी के साथ बॉन्ड बनाकर ही रहेगा, और इसी को केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कहा गया। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ हाउ एवर ए ग्रुप ऑफ एटम इज फाउंड to exist together as one species having characteristic properties such as a group of atom is called molecule। मतलब जो एटम होते हैं वो ग्रुप बनाकर बॉन्ड बनाकर साथ में रहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली देयर आर मस्ट बी सम फोर्स विच होल्ड दिस कंस्टिट्यूट एटम टुगेदर इन द मॉलिक्यूल्स। मतलब ऐसा कोई तो फोर्स होता है जो कि इन एटम्स को मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड बनाकर एक साथ रखने के लिए ट्राई करते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्सेस, केमिकल बॉन्ड कैसे फोर्सेस है, अट्रैक्टिव फोर्सेस which hold various constitute atom ion etc together in a different chemical species is called chemical bond। मतलब कि ऐसे बॉन्ड या फिर ऐसे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि एटम्स को एक साथ रखकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट तो जो है वो अपना बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट रह सकता है जबकि नहीं रह सकता। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अपना सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट इनकरेक्ट में हमेशा करेक्ट पर क्या करना है, गोला लगा देना है, कोई मार्क कर देना ताकि अपना क्वेश्चन गलत नहीं हो। अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर में बात कर रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब ये लुईस कॉन्सेप्ट के ऊपर चीजें आएंगी। लुईस में बहुत सारी चीजें दे रखी है एनसीईआरटी में, बट अपन को तो समझना है। अपने को थोड़ी बोलेगा वहां नीट में कि लुईस का जो डॉट स्ट्रक्चर है वो बनाइए, वहां बनाना तो कुछ है ही नहीं, वहां खाली अपन को टिक करना है। तो अपन को बनाना नहीं सीखना है, केवल वो तरीका सीखना है जिससे अपना आंसर सही टिक हो जाए। वो मैं आपको बताता जाऊंगा वीडियो में आगे। लुईस पिक्चर्ड द एटम इन टर्म ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल, द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन एंड द आउटर शेल दैट कुड accommodated ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये भी मैं स्टेटमेंट को मैं बोल रहा हूँ, अब एनसीईआरटी को अपन रीड करेंगे, बट एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट समझते हैं। लुईस ने बोला था कि एटम जो होता है उसमें कर्नल पाया जाता है और आउटर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन, एटम दो चीजों से बना होता है, कर्नल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कर्नल जो होता है वो क्या होता है, कर्नल होता है न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था, एटम का, सॉरी। बी स्टेटमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ क्यूब विच सराउंडेड द कर्नल। मतलब उन्होंने एक हाइपोथेसिस था कि जो कर्नल होता है, जैसे कि बीच वाली जो चीज होती है वो एक क्यूब में फॉर्म होती है, और जो क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं उन 8 कॉर्नर पर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये उनका कहना था। दूसरी चीज ये भी सही है और ये भी सही है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको एक नॉलेज गेन करने के लिए लुईस ने कैसी उसकी थ्योरी रखी थी उसके लिए। ठीक है, लुईस postulated the atom achieve the stable octave when they are linked by chemical bond। मतलब कोई भी एटम किसको छोड़कर, नोबल गैस को छोड़कर, किसी भी एटम के पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल है। तो अगर उसको स्टेबल होना है तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ेंगे। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा, बॉन्ड बनाकर, किसके साथ, दूसरे एटम के साथ। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ करेक्ट। चलो चलते हैं अपने लुईस की थ्योरी को पढ़ लेते एक बार। In order to explain the formation of chemical bond in term of electron, a number of attempts were made, but it was only in 1916 when Kozal and Lewis succeed in independently in giving a satisfactory explanation. ठीक है, they were the first to provide some logical explanation of valence which can based on the interns of the noble gases। देखो ये मतलब उन्होंने नोबल गैस को एक बेस मानकर, अपना मुख्य एम मानकर उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, Lewis pictured the atom is a term as a positively charged kernel, the nucleus plus the inner electron and the outer shell that
कुड अकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। ये कहा था लुईस ने। He further assumed that these 8 electrons occupy the corner of tube which surrounded the kernel, ठीक है। Thus the single outer shell electron of sodium would occupy the corner of cube, while in the case of a noble gas all 8 electron would be occupying, ठीक है। मतलब अगर सोडियम होगा तो केवल एक इलेक्ट्रॉन जो क्यूब के कॉर्नर पर रहेगा, जबकि नोबल गैसेस में 8 These octet of electron represent a particularly stable electronic arrangement. Lewis postulated that atom achieve the stable octave when they are linked by chemical bond. ये जो अपना क्वेश्चन था वो सारी लाइन ने अपन ने यहाँ पढ़ ली है और आंसर हो गया डी, जो मैंने आपको एक साइड समझा भी दिया है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रीजन है द इनर शेल इलेक्ट्रॉन आर वेल प्रोटेक्टेड एंड दे आर जनरली नॉट इन्वॉल्व इन कॉम्बिनेशन प्रोसेस, ठीक है। अपन एक बार इस चीज को समझ लेते हैं, देन अपन एनसीईआरटी पे जाएंगे। देखो नीचे जगह छोड़ के यही समझते भाई साइड में क्यों अपन जगह खा रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज ये है अपने किसी एटम का न्यूक्लियस, ये उसका इनर शेल हो गया, ये उसका एक और इनर शेल, और ये बना रहा है अपन आउटर शेल। अब अगर ये किसी के भी साथ बॉन्ड बना रहा है तो हमेशा जो इसका आउटर शेल रहेगा वो क्या करेगा? कॉम्बाइन करेगा, ना कि इनर शेल। तो ये कहा जा रहा है कि आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हमेशा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं ओवरलैपिंग से। अब ये ओवरलैपिंग क्या होता है आप आगे अपन देखेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही, केवल आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्यों? इनर सेल के क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते सर क्योंकि इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल से वेल प्रोटेक्टेड है एंड न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल ज्यादा अटैचमेंट में, इस कारण वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अपने दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर हो जाएगा ए। अब एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो इन दिस केस सोडियम एंड क्लोरीन, ये तो ठीक है, चलो ये तो एग्जांपल दे रखे जो कि मतलब इतने काम के नहीं है। अपन चलते हैं कि ये जो वास्तव में मैंने आपको चीज बताई वो कहाँ है, और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, हालांकि बिल्कुल छोटी बिल्कुल बेसिक चीज है, बट एक बार फिर भी आपको मैं बता लेता हूँ। देखो ये रहा लुईस सिंबल में ले रखा है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द इनर शेल इलेक्ट्रॉन आर वेल प्रोटेक्टेड, सॉरी नॉट द वेल प्रोटेक्टेड, आर जनरली नॉट इन्वॉल्व इन कॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो लुईस एन अमेरिकन केमिस्ट इंट्रोड्यूस सिंपल नोटिफिकेशन to represent valence electron in an atom. These notation are called Lewis symbol, ठीक है। ये चीजें जो थी मैंने आपको क्लियर कर दी एक बार। स्टेटमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 2 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, सच स्ट्रक्चर आर रिफर्ड टू एज ए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन टू एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन they are said to be joined by a single covalent bond. When two atoms share one electron they are said to be joined by a single covalent bond. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि जो देखो लुईस ने कुछ सिंबल दिए थे, जैसे कि नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो उसको इस तरह से बताता था, कार्बन को इस तरह से बताता था लुईस। इसका मतलब क्या था कि नाइट्रोजन को तो उसने बीच में लिखा, और जो ये बाहर डॉट दिख रहे हैं वो क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और यही अपना पहला स्टेटमेंट है कि जो लुईस स्ट्रक्चर में जो बाहर डॉट स्ट्रक्चर दिखते हैं वो क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा ये है व्हेन टू एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जब दो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो उसे एकल सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ होता है। अब ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको एक बार एनसीईआरटी की जो लाइन है वो आपको एग्जैक्ट पढ़वाता हूँ, देन अपन इसको चीज को देखेंगे, ठीक है। तो चलो कहाँ गया अपन देखते हैं। ये देखो इन पीरियोडिक टेबल अपन इन चीजों को पढ़ लेते हैं। कॉजले इन रिलेशनशिप टू केमिकल बॉन्डिंग ड्रॉ अटेंशन टू फॉलोइंग फैक्ट। ये फैक्ट क्या उनको पढ़ लेते हैं, अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गया तो काम लगेगा। इन पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटर आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेस, ठीक है।
द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम ए हेलोजन एटम एंड ए पॉजिटिव आयन फ्रॉम ए अल्कलाइन मेटल फॉर्म ए एसोसिएटेड विद द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द रेस्पेक्टिव एटम्स। ये सब चीजें आपको पीरियोडिक टेबल में मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन, ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें जो मैंने आपको पहले बता दी है, तो इनके पीछे अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं करें तो अच्छा है, ठीक है। The bond formed as a result of the electropositive attraction between the positive and negative ion was termed as the covalent bond. The electrocovalent bond is equal to the number of unit charge on ion. तो ये तो ठीक है, अपने इस चीजों पर अपने को ध्यान नहीं देना है। देखो अब अपन डायरेक्ट आ जाते हैं इस चीज पे। The dot represent electron such structure are referred to a Lewis dot structure, ठीक है। ये अपना पहला स्टेटमेंट था जो अपन ने देख लिया। The Lewis dot structure can be written for other molecule also in which the combining atom may be identical to different. Each bond is formed as a result of sharing of a electron pair between the atom. यही तो है, यही लिखा है यहाँ पर भी। तो यही स्टेटमेंट भी अपना क्या है, सही है कि कहाँ गया, ये रहा। When two atoms share one electron, they said to be joined by a single covalent bond. सही है, ये भी सही है। नहीं, ये चीज मैं आपको सिखाने के लिए इतनी सारी मैंने लाइनें पढ़वाकर आपसे मेहनत करवाई। सेकंड स्टेटमेंट अपना गलत है। अगर कार्बन और कार्बन जुड़ रहे तो वो एक इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं कर रहे सर, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर कर रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयर के कारण इसको क्या बोला गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर का मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं कि अब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया, बट बॉन्ड बनने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी गिने जाएंगे, इस कार्बन के भी गिने जाएंगे। इस कारण ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा शेयर हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो अपना सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन शेयर होने से बॉन्ड नहीं बनता, एक इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा जब शेयर होता है तब एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। The Lewis dot structure provide a picture of bonding in a molecule and ion in term of shared pairs of electron and the octave rule. In the CH4 molecule, there are 8 valence electron available for bonding, 4 of carbon and 4 of hydrogen atom. For n ion, each negative charge would mean addition of 1 electron. In general, the least electropositive atom occupy the central position in a मोलिकुलर आयन। अब ये भी उसके स्ट्रक्चर ने उसके जो थ्योरी दी थी उसी के ऊपर बेस्ड है, तो उसको अपन एक बार देख लेते हैं। देखो ये अपन ने जो फर्स्ट स्टेटमेंट उसका पढ़ा था उसके बाद वाले पढ़ते हैं। ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू शेयर्ड पेयर। मतलब किसी भी आपको बॉन्ड बनाना है और आपको एक पेयर में इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है तो मिनिमम आपको एक इलेक्ट्रॉन तो देना ही पड़ेगा। तो कंबाइनिंग एटम अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वो क्यों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसका मेन रिजल्ट होता है कि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को ले ले, ठीक है। इन वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड। तो ये चीज तो मतलब अपनी कोई काम की नहीं, अगर बोर्ड होते तो अपन चीजों को याद करते हैं। देखो अब देखते हैं, when two atoms share one electron pair they are said to be joined by a single covalent bond. यही अपना स्टेटमेंट था। in many compound we have multiple bond between atom. The formation of multiple bond involves sharing of more than one electron pair between two atom. if two atoms share two, मतलब ये तो यार बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है डबल बॉन्ड। इस चीज में अपना इतना इंटरेस्ट नहीं है, जैसे यहाँ 3 शेयर और नाइट्रोजन का इन्होंने बताया। अब देखते हैं लुईस रिप्रेजेंटेशन और सिंपल मॉलिक्यूल। लुईस का क्या रिप्रेजेंटेशन था उसको देखते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड ए पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन ए मॉलिक्यूल एंड आयन इन टर्म ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ऑक्टेव रूल। While such a picture may not explain the bonding and behavior of the molecule completely, it does not help understanding the formation and properties of molecule to large extent. Writing of Lewis dot structure of molecule is therefore very useful. The Lewis dot structure can be written by adopting the following step. अब बोल रखा है लुईस स्ट्रक्चर जो थे वो ज्यादा एलिमेंट या फिर लंबे एलिमेंट मतलब जो बाद में आते हैं हाई एटॉमिक नंबर वालों के लिए एप्लीकेबल 100% नहीं थे। साथ ही अब उन्होंने जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं उसके कुछ नियम दिए थे, उन नियमों को अपन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटम, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन CH4 मॉलिक्यूल देयर आर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, 4 फ्रॉम कार्बन एंड 4 फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सेकंड है फॉर n ions each negative charge would mean addition of 1 electron. For cation each positive charge would result in a subtraction of 1
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टोटल। ये चीज मैंने आपको पीरियोडिक में बता दी, अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल दे रखा जिसको आप देख ले, कोई काम का नहीं है ये। अपन को किसी एग्जांपल को याद करके नहीं जाना, अपन को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कोई कंपाउंड चेंज करके दे दे अपन आंसर निकाल लेंगे। Knowing the chemical symbol of the combining atom, they have knowledge of the skeletal structure of compound known or guessed intelligently. It is easy to distribute the total number of electron as a bonding share pair between the atom in a proportion of total bond. In general, least electronegative atom occupy the central position in a molecule. अब अपन ने जो भी ये इसके देखो मैं बताता हूँ आपको कोई स्ट्रक्चर, ये लुईस स्ट्रक्चर अपन ने बनाया CO3 2- का, तो उसमें जो सेंट्रल एटम जो रहेगा वो कौन रहेगा पता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी वो रहेगा सेंट्रल एटम। वही चीज एक इंपॉर्टेंट लगी मेरे को यहाँ से, बाकी सब चीजें ठीक है, नॉर्मल है। अपन एक बार वापस क्वेश्चन की ओर चलकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड है पर्टिकुलर बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल एंड आयन, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इन CH4 मॉलिक्यूल देयर आर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, 4 फ्रॉम कार्बन एंड 4 फ्रॉम या हाइड्रोजन एटम। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है भैया? 4 जो होते हैं वो केवल एक हाइड्रोजन एटम से नहीं आते, 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम होते हैं जो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। एक हाइड्रोजन एटम के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, वो क्या 4 देगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए? ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है। छोटी छोटी चीजें गलत मैं आपको करवाऊंगा, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था। फॉर एन आयन ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सही है। इन जनरल द लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, ये भी गलत है। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना कि पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखना है तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखिए, ठीक है। तो ये अपना स्टेटमेंट हो गया जिसमें 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑक्टेव रूल्स अप्लाई मेनली टू द थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्टेटमेंट सेकंड है इन मॉलिक्यूल with an odd number of electron like nitric oxide NO the octave rule is not satisfied for the atom। अब ये ऑक्टेव रूल की कुछ लिमिटेशन वगैरह थी, वो कई बार नीट में पूछी गई, इस चीज की ओर अपन देखते हैं और उस चीज को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। आज क्या है बिल्कुल मतलब बेसिक चीजें जो हैं इसमें वो अपन डिस्कस कर रहे हैं किसकी, केमिकल बॉन्डिंग की। बाकी जो रियल बॉन्डिंग का चैप्टर है वो अपन कल से देखेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने पीरियोडिक का जो बाकी था उसको और इसके जो ऑक्टेव रूल लुईस वगैरह जो है उन सारी चीजों को अपन देख रहे हैं एक बार। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेव रूल, तो इन ऑक्टेव रूल देखो अपन यहां से देखना शुरू करते हैं। इसमें 3 लिमिटेशन थी, एक तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, उसके बाद ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और एक एक्सटेंडेड ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब कि ऐसे एलिमेंट जिनमें आप ऑक्टेव पूरा कर ही नहीं सकते हो। कैसे? इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन द 8। इट इज स्पेशली द केस विद एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जिनके पास मतलब सुनो सॉरी जिनके पास 4 से कम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो अपना ऑक्टेव कैसे पूरा करेंगे? अगर आपके पास 3 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है तो आप किसी 3 लोगों के साथ बॉन्डिंग करोगे, 3 बॉन्ड बनाओगे, तो 3 अपने और 3 उसके, कितने हो? 6। वो आपको आपसे ज्यादा थोड़ी दे देगा। आपके पास 3 है तो वो थोड़ी दे देगा ले भाई 5 ले लो और 8 बना दे। आप जितना दोगे वो भी सामने वाला भी उतना ही देगा, ठीक है। तो जिनके पास 4 से कम है वो कभी नहीं बना सकते। 4 वाला बना सकता है, जैसे कि कार्बन के पास 4 है तो किसी और से 4 लेकर वो बना देगा। तो ऐसे कौन है? एक तो लिथियम, एक बेरिलियम और बोरॉन। ये कभी भी क्या करेंगे? अपना ऑक्टेव पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, BeCl2 या फिर BCl3, ये कभी अपना ऑक्टेव पूरा नहीं करेगा। देखो BCl3 यहाँ बना हुआ भी है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे केवल, ठीक है। odd electron molecule in a molecule with an odd number of electron like nitric oxide NO and nitrogen dioxide the octave rule is not satisfied for all atom। अब odd नंबर का मतलब क्या हो गया? देखो अब odd का मतलब 1 3 5 और 7 नंबर में इलेक्ट्रॉन। अब जिनके पास odd नंबर में इलेक्ट्रॉन, जैसे कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये अपने 5 और 5 शेयर कर दे, ठीक है। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। ऑक्टेव रूल पूरा नहीं हो रहा है। अगर ये 4 शेयर कर दे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 तो इसने शेयर किए, 4 सामने से आए 8 और एक इसका अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि इसके पास टोटल कितने? 5 में से 4 शेयर किए, एक अभी भी बचा हुआ है, तो कितने हो जाएंगे? 9। फिर भी ऑक्टेव पूरा नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो अपना ऑक्टेव पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बार बता दिया। ओड नंबर के लिए आपको ध्यान रखना है, जिनमें ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन रहता है वो पूरा नहीं कर पाते, सीधा सा कंसेप्ट है, ठीक है।
देखो एक्सपेंडेड ऑक्टेव क्या होता है ये अब आप समझ ही गए होंगे कि जैसे बोरॉन बेरिलियम में कम पड़ रहे थे वैसे जैसे Pf5 SF6 H2SO4 ऐसे हैं जिनके पास हद से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये भी ऑक्टेव को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन उसके एक्सेप्शन थे जो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 2 में दे रखे थे, तो उसको अपन ने डिस्कस कर लिया। कहाँ है अपना क्वेश्चन, उसको चलते हैं। ऑक्टेव रूल अप्लाई मेनली टू द थर्ड पीरियड। ये देखो ये देख लेते एक बार थर्ड पीरियड वाला, ये हालांकि गलत है। सेकंड पीरियड के लिए ऑक्टेव रूल सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। ये देखो, it is quite useful for understanding the structure of most of the organic compound and it apply mainly to the second period। मतलब जो ऑक्टेव रूल है वो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है। क्यों? ऑर्गेनिक क्या है? कार्बन, कार्बन के पास कितने, चार, वो चार और लेता है, 8 बनाता है। ऑक्टेव रूल मतलब ऑर्गेनिक, ये ध्यान रखना। और दूसरा सेकंड पीरियड वालों के लिए एप्लीकेबल है, थर्ड वालों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये तो फिर एक्सटेंड कर देंगे अपने ऑक्टेव को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सल्फर ऑलवेज फॉलो ऑक्टेव रूल इन ऑल देयर कंपाउंड। सल्फर हमेशा अपना ऑक्टेव रूल फॉलो करता है। अब ये तो यूं ही गलत हो गया, अपन ने देखा H2SO4 में सल्फर कहाँ ऑक्टेव रूल फॉलो कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है अपन को। ऑक्टेव रूल डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये अपन अभी देखेंगे। ऑक्टेव रूल डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तीन चीजों को अपन एक बार देखते हैं ऑक्टेव रूल में वापस जाकर। देखो ये रहा। सल्फर आल्सो फॉर्म मेनी कंपाउंड इन विच द ऑक्टेव रूल इज obeyed। in sulfur dichloride the sulfur does not has an octave of electron around it। तो सल्फर ये पूरे नहीं कर पाता, ये मैंने आपको H2SO4 के एग्जांपल में समझा दिया, ठीक है। इन अदर ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेव थ्योरी it is clear that octet rule is based upon the chemical inertness of noble gases। However, some noble gases, for example xenon and krypton, also combine with oxygen and fluorine to form a number of compounds like XeF2, KrF2, XeOF2 etc। This theory does not account for the shape of molecule। ऑक्टेव थ्योरी खाली इलेक्ट्रॉनों की जानकारी देता है, किसी के भी लिए शेप की जानकारी नहीं देता है, ठीक है। This does not explain the relative stability of molecule, being totally silent about the energy of molecule। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखा है, न स्टेबिलिटी की जानकारी देता है, न शेप की जानकारी देता है। तो ये देखो, एक तो वो पहला गलती हो गया, ऑक्टेव रूल डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये सही है। ऑक्टेव रूल डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी सही है। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है अपना, इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। द आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्या आयोनाइजेशन ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है? ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड मोर इजीली बिटवीन एलिमेंट with comparatively low ionization enthalpy and element with comparatively high positive value of electron gain enthalpy। Third, most ionic compound have a cation derived from metallic element and anion from non-metallic element। The lattice enthalpy of ionic solid is defined as the energy required to completely separate one element to solid ionic compound into gaseous constituted ion। अपन एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार अपन इसको साइड में एक्सप्लेन कर लेते हैं। आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमेशा क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो एनर्जी देनी पड़ती है मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडो एंड एक्सो दोनों था, बट ये क्या है, ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो पहला स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। Ionic bond will be formed more easily between the element with comparatively low ionization enthalpy and of element with comparatively high positive value of electron gain enthalpy। देखो अपन यहां पर समझते हैं कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। कभी भी आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब कोई पॉजिटिव और जब कोई नेगेटिव मिलेंगे। जब कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलेंगे। एग्जांपल ले लेते पॉजिटिव में सोडियम का और नेगेटिव में ले लेते Cl- का, ठीक है। अब Na से अपन को क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले Na+। Na से Na+ बनाना मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना। कौन सी एनर्जी लगेगी अपने पास, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी अपन को कम देनी पड़ेगी उतनी आसानी से क्या होगा, पॉजिटिव आयन बनेगा। तो
उतनी आसानी से पॉजिटिव आयन बनेगा, तो उतनी आसानी से अपने पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस। आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होगी तो आसानी से पॉजिटिव आयन बनेगा और आसानी से आयनिक बॉन्ड बनेगा। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब देखो Cl को बनाना अपन को Cl माइनस, तो क्या लगेगा डेल्टा Heg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, Cl कौन से ग्रुप का, याद करो 70वें ग्रुप का। 70वें ग्रुप की क्या होती है, मोर नेगेटिव, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब ज्यादा तो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट नेगेटिव, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करे। मतलब इतनी एनर्जी रिलीज करे कि अपन ने यहाँ जो खर्चा किया है ना वो अपना पूरा होकर भी अपन को नेट बेनिफिट हो। मतलब कि नेगेटिव में होनी चाहिए और हाई होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तब जाके क्या होगा, आसानी से Cl माइनस बनेगा एंड आसानी से आयनिक बॉन्ड बनेगा। ध्यान रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, बट नेगेटिव में। सिंपल सी चीज याद रखो यार, अपन को आयनिक बॉन्ड बनाना है। किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो अपना फायदा है, और अपना फायदा है मतलब बॉन्ड आसानी से बनेगा। अब बॉन्ड आसानी से बनेगा, ठीक है सॉरी, बॉन्ड आसानी से बनेगा, उसके लिए अपन को एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालनी मतलब ऐसी एनर्जी जो सामने से देनी पड़ रही है वो तो हमेशा कम होनी चाहिए, क्योंकि अपन को इन्वेस्टमेंट कम करना पड़े बट प्रॉफिट ज्यादा हो। तो ऐसी कौन सी एनर्जी जिसको देनी पड़ रही है, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी एनर्जी वो निकल रही है, निकलने का मतलब क्या, नेगेटिव। और दूसरी ऐसी एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, जिससे अपन को पॉजिटिव अपना बेनिफिट होगा, जिससे अपना इन्वेस्टमेंट कम और बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये लिख रखा है कि मोर इजीली बिटवीन कंपेरेटिवली लो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, बट हाई पॉजिटिव हाई नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये गलत है अपना। थर्ड देखते हैं, मोस्ट आयनिक कंपाउंड है कैट आयन डिराइव्ड फ्रॉम मेटेलिक एलिमेंट एंड एन आयन डिराइव्ड फ्रॉम द नॉन मेटेलिक। देखो अब ये मेटेलिक नॉन मेटेलिक ये सब चीजें आती है, तो मैं क्या करता था, एक एग्जांपल ले लेता था। मेटल, मेटल मतलब सोडियम, सोडियम, सोडियम हमेशा क्या बनाने की कोशिश करता है, सोडियम प्लस। कभी हमने सोडियम माइनस सुना, सोडियम माइनस बनता नहीं है। तो जो मेटल रहेंगे वो हमेशा क्या बनाने की कोशिश करेंगे, कैट आयन। साथ ही जैसे कि नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन, जो कि किसका है, 17 ग्रुप का, क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या बनाएगा, हमेशा Cl माइनस। कभी आपने Cl प्लस सुना, नहीं बनाएगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा मेरे से इलेक्ट्रॉन निकले, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये हमेशा क्या बनाएगा, एन आयन। मतलब कि नॉन मेटल हमेशा एन आयन बनाएंगे और मेटल जो है वो कैट आयन बनाएंगे। तो यहाँ क्या लिख रखा है, मोस्ट कंपाउंड हैव कैट आयन डिराइव्ड फ्रॉम द मेटल, कैट आयन डिराइव्ड फ्रॉम द मेटल एंड एन आयन डिराइव्ड फ्रॉम द नॉन मेटल। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। The lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate one element of the solid ionic compound into a gaseous constituent ion। देखो लैटिस एनर्जी क्या होती है कि ये सोडियम और क्लोरीन मिल रहे हैं, मिलकर ये जो कंपाउंड बनाएंगे, तब इनकी जो एनर्जी रिलीज होगी उसको अपन लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर सही लिखी गई है, बट एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है आप बता सकते हैं, कि लैटिस एनर्जी हमेशा एक मोल के लिए डिफाइन होती है। यहाँ पर क्या लिख रखा है, वन एलिमेंट, वन एलिमेंट नहीं आएगा सर, यहाँ पर वन मोल आएगा, बाकी आपकी पूरी डेफिनेशन सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपना क्या होगा, गलत होगा। पांचवा है, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। तो बिल्कुल सही है, अगर कोई दो बॉन्डेड एटम है तो उनका जो न्यूक्लियाई है उनके बीच की जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ये सही हो गया, तो अपना 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9th क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 और 2 वाला। बॉन्ड लेंथ आर मेजर्ड बाय स्टेटोस्कोपिक एक्स रे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफरेंशियल टेक्निक। ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये 3 टेक्निक है जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट डाटा आपके याद रहे इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, van der Waals radius represent the overall size of atom which include its valence shell in a non-bonded situation। एक बार अपन ये बॉन्ड लेंथ जो है उसको पढ़ लेते ताकि अपना पहले वाले क्वेश्चन का भी जो पहला स्टेटमेंट है वो और ये दोनों स्टेटमेंट अपने क्लियर हो जाए। ये देखो, bond length is defined as the equilibrium distance between two nuclei of two bonded atom in a molecule। bond length are measured by stereoscopic X-ray diffraction and electron diffraction technique about which you will learn in higher classes। each atom of the bonded pair contribute one bond length। in the case of covalent bond the contribution from each atom is called covalent radius and atom।
द कोवेलेंट रेडियंट इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली एट अ रेडियस ऑफ एटम कोर विच इज कॉन्टेक्ट विथ द कोर ऑफ एन एडजेक्ट एटम इन बॉन्डेड सिचुएशन। ये तो सब ठीक है। ये देखते हैं अपन, द van der Waals radius represent the overall size of the atom which include its valence shell in a non bonded situation। ये दोनों स्टेटमेंट है बॉन्ड एंगल के जो आपको ध्यान रखने हैं, नॉट इम्पोर्टेंट बट एक नॉलेज, एक स्टेटमेंटल नॉलेज के फॉर्म में आपको दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। अब देखो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड ऑर्डर, ये तीनों चीजें ऐसी है जिनके ऑर्डर कई बार पूछे गए, नीट एग्जाम में, जेई में कई बार पूछे गए, और इनका कोरिलेशन कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का जो बीच में उनका कोरिलेशन है उस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए। इस पूरे कंसेप्ट को अपन अच्छे से समझेंगे कब, नेक्स्ट लेक्चर में। आज का ये जो लेक्चर है वो अपन यही खत्म करते हैं, और इसमें मैंने कोशिश की है कि जो बेसिक था केमिकल बॉन्डिंग का वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो अच्छी चीजें है वेस्पर थ्योरी, वीबीटी, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, इन 4 चीजों को अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाले 3 लेक्चर में, ठीक है। तो इन लेक्चर को मिस मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है, गला सूख जाता है ये बोल बोल कर, तो प्लीज आप, अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहेगा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा दूसरे दिन की वीडियो बनाना है। भले मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, मेरे को ये मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो बनाना है। बट अगर आप देखेंगे ही नहीं, मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाऊंगा, तो मैं खुद डिप्रेस होऊंगा कि यार कोई मतलब नहीं इन सब चीजों को, जब भी कर रहे ठीक है। मेरा वीडियो नहीं आता था, आपका कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए पूरा कि कहाँ गया कल का नेक्स्ट वीडियो। इस तरह का अगर आपका भी मोटिवेशन होगा तो मैं भी इस चीज से मोटिवेट होकर वीडियो बनाता रहूंगा। तो आज का ये जो लेक्चर है वो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम।